कहते हैं कि औलाद बुढ़ापे की लाठी होती है, लेकिन कभी-कभी वही लाठी माँ-बाप की कमर तोड़ने के काम आती है। जिस माँ ने अपनी गीली हथेली पर गर्म रोटियां सेक कर बेटे का पेट भरा, आज वही बेटा उसे एक वक्त की सूखी रोटी के लिए भी तरसा रहा है। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच एक पुराना मकान खामोश खड़ा था। अमर निवास। घर का नाम तो शांति का प्रतीक था, लेकिन उसके भीतर सवित्री जी की सिसकियां हर रोज दम तोड़ती थी। 75 साल की सवित्री जी, जिनके चेहरे की हर झुर्री में ममता की एक कहानी छिपी थी, आज अपनी ही बहू मेघा की नफरत भरी नजरों के सामने अपराधी की तरह खड़ी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके इकलौते बेटे नितिन ने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी मां को घर की मालकिन से हटाकर एक फालतू सामान की तरह कोने में डाल दिया था। दोपहर की तपती धूप में सुवित्री जी भारी थैला लेकर राशन की दुकान से लौट रही थी। पसीने से तरबतर उनका शरीर जवाब दे रहा था और घुटनों का दर्द हर कदम पर सुई की तरह चुभ रहा था। जैसे ही उन्होंने घर की दहलीज पर कदम रखा, उनका पुराना और घिसा हुआ जूता फिसल गया। स्वित्री जी संभल नहीं पाई और सीधे फर्श पर जा गिरी। उनके हाथ से राशन का थैला छटका और हफ्तों भर की चीनी, चावल और दाल कीमती संगमरमर के फर्श पर बिखर कर धूल में मिल गई। दर्द से कराहती स्वित्री जी ने उठने की कोशिश की, तभी अंदर से मेघा चिल्लाती हुई बाहर आई। उसने अपनी सास को सहारा देने के बजाय फर्श पर बिखरे अनाज को देखा और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये क्या तमाशा है? क्या आपको आपको आंखें सिर्फ रोने के लिए दी हैं भगवान ने? देखिए, पूरा फर्श गंदा कर दिया और हजारों का राशन मिट्टी में मिला दिया। मेघा की आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि सवित्री जी का दिल दहल गया। उन्होंने कांपते हाथों से दाल चुनने की कोशिश की और गिड़गिड़ाकर बोली, बहू, पाँव फिसल गया था, बहुत चोट लगी है, जरा हाथ पकड़ कर उठा दे बेटा। मेघा ने जल्लाकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझसे ये गंदगी साफ नहीं होगी। खुद फैलाया है तो खुद ही समेटिए। और याद रखिएगा, आज रात घर में चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि आपने मेहनती कमाई को मिट्टी में मिला दिया है। सजा तो मिलनी ही चाहिए। स्वित्री जी फटी आंखों से अपनी बहू को देखती रही। उन्होंने वो दिन याद आया जब मेघा इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और स्वित्री जी ने अपनी बहू के पैर जमीन पर नहीं पड़ने दिए थे। आज वही बहू उन्हें जमीन पर पड़ा देख खुश हो रही थी। शाम को जब नितिन ऑफिस से घर आया, स्वित्री जी को उम्मीद थी उनका बेटा उनकी आंखों का दर्द पढ़ लेगा, लेकिन नितिन ने अंदर आते ही मेघा की झूठी शिकायतें सुनी और अपनी माँ पर बरस पड़ा। माँ, आप अब बूढ़ी हो गई हैं, आपसे घर नहीं संभलता तो एक कोने में बैठी रहा कीजिए। क्यों बाहर जाकर अपनी और हमारी फजीहत करवाती हैं? मेघा बेचारी दिन भर काम करती है और आप नए नए नाटक शुरू कर देती हैं। बेटे के ये शब्द स्वित्री जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी लकड़ी की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन स्वित्री जी के मन में तूफान चल रहा था। आधी रात को जब वो पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने मेघा और नितिन के कमरे से रोने और फुसफुसाने की आवाज़ें सुनी। स्वित्री जी को लगा कि शायद पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने कान लगाकर सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेघा फूट फूट कर रो रही थी और नितिन से कह रही थी, नितिन, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीमारी का ऑपरेशन तुरंत कराना होगा, वरना मेरे पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का समय है। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमने तो सारी बचत घर की सजावट में लगा दी। स्वित्री जी की रूह कांप उठी। जिस बहू ने उन्हें आज भूखा सुलाया था, उसी की जान खतरे में थी। स्वित्री जी ने एक गहरा फैसला लिया। उन्होंने अपनी अलमारी की तरफ कदम बढ़ाया और अपने उस पुराने लोहे की संदूक की चाबी निकाली, जिसे उन्हें 25 सालों से किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, कमरे की लाइट जली और सामने नितिन खड़ा था। उसकी आंखों में शक और गुस्सा था। माँ, आधी रात को चोरी छिपे इस पुराने संदूक में क्या ढूंढ रही हैं? क्या अभी भी हमसे कुछ छुपा रखा है आपने? नितिन की आवाज़ कमरे की खामोशी को चीरती हुई स्वित्री जी के कानों में पड़ी। उसकी आंखों में लालच और शक का मिला जुला भाव था। माँ, मैंने आपसे कितनी बार पूछा,
बाबूजी ने जाते वक्त क्या छोड़ा था? तब तो आपने कहा था कि कुछ नहीं। आज आधी रात को जब हम मुसीबत में हैं, तब आप जे संदूक खोल रही हैं। नितिन ने झपट कर स्वित्री जी से हाथ से वो पुरानी चाबी छीन ली। मेघा भी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर आंसू तो थे, पर नजरों में अभी भी वही कड़वाहट थी। स्वित्री जी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। ये संदूक तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी थी। उन्होंने कहा था कि जब घर पर सबसे बड़ी विपत्ति आए, तभी इसे खोलना। आज तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो गई? नितिन ने आव देखा न था। संदूक का भारी ढक्कन खोल दिया। उसे उम्मीद थी कि अंदर सोने के बिस्किट या नोटों की गड्डियां होंगी, लेकिन अंदर सिर्फ एक पुरानी मखमली थैली और कुछ पीले पड़ चुके कागज थे। नीति ने जलाकर थैली निकाली और उसे फर्श पर उल्ट दिया। फर्श पर गिरते हुए कुछ पुरानी सोने की चूड़ियां और एक भारी नौलखा हार चमक उठा। जिस वित्री जी का खानदानी जेवर था, जिसे उन्होंने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। मेघा की आंखें उन गहनों को देखकर चमक उठी। नितिन ने कागज उठाए और उन्हें पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वह कागज सवित्री जी के पति का एक पत्र था, जिसमें लिखे था, नितिन, अगर तुम जे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है जा तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो, जा तुमने अपनी माँ का भरोसा तोड़ दिया है। जे गहने तुम्हारी माँ के हैं और इन्हें बेचने का हक सिर्फ उनका है। नितिन ने कागज एक तरफ फेंका और गहने समेटते हुए बोला, माँ, ये गहने तो बहुत पुराने हैं, पर आज के हिसाब से इनकी कीमत लाखों में होगी। मेगा के ऑपरेशन के लिए ये काफ़ी हैं। उसने एक बार भी अपनी माँ से ये नहीं पूछा कि क्या वह अपनी आखिरी निशानी बेचना चाहती हैं। स्वित्री जी बस खामोश खड़ी सब देख रही थी। उन्हें गहनों के जाने का दुख नहीं था। उन्हें दुख था उस ममता की हार का, जो आज भी अपने अपमान करने वालों के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। अगले दिन मेगा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वित्री जी ने गहने बेचकर ऑपरेशन का खर्च जमा किया गया। ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन कुदरत का खेल अभी बाकी था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी मेगा को उम्मीद थी अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी डॉक्टर ने नितिन को बाहर बुलाया और एक ऐसी बात कही जिससे नितिन के होश उड़ गए। मिस्टर नितिन, आपकी पत्नी का ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन उन्हें अब एक ऐसी किडनी की ज़रूरत है जो उनके शरीर से मैच कर सके, वरना ये सुधार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। और समस्या ये है कि आपका ब्लड ग्रुप उनसे मैच नहीं करता। डॉक्टर की बात सुनकर नितिन टूट गया। उसने अपने हर रिश्तेदार को फ़ोन किया, पैसों का लालच दिया, लेकिन कोई भी अपनी किडनी देने को तैयार नहीं हुआ। हार कर नितिन अस्पताल के गलियारे में बैठकर रोने लगा। तभी उसने महसूस किया कि किसी का ठंडा और कांपता हुआ हाथ उसके सिर पर है। उसने ऊपर देखा। उसकी माँ स्वित्री जी खड़ी थी। स्वित्री जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तू रो मत। डॉक्टर से कह कि मेरी जांच करे। माँ और बेटे का खून एक ना सही, पर माँ का शरीर तो अपनी औलाद के लिए हमेशा हाजिर है। नितिन सन्न रह गया। माँ, आप इस उम्र में आपका शरीर ये सब झेल नहीं पाएगा। स्वित्री जी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें असीम करुणा थी। बेटा, जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा, क्या वो अपनी बहू को, जो तेरे घर की लक्ष्मी है, बचाने के लिए एक अंग नहीं दे सकती? वैसे भी इस शरीर का अब और क्या काम है? जांच हुई और चमत्कारिक रूप से स्वित्री जी की किडनी मेगा से मैच हो गई। लेकिन जहां एक और ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्वित्री जी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाने वाला था, अस्पताल की एक नर्स दौड़ती हुई आई। उसने नितिन को एक पुराना रिकॉर्ड दिखाया। ये रिकॉर्ड उसी अस्पताल का था जहां बरसों पहले स्वित्री जी का इलाज हुआ था। नर्स ने कहा, मिस्टर नितिन, आपकी माँ को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है, अगर उनका ऑपरेशन हुआ तो उनके बचने की संभावना केवल 10% है। क्या आप अभी भी ये रिस्क लेना चाहते हैं? नितिन के सामने एक तरफ उसकी पत्नी थी, जिसकी जान उसकी माँ बचा सकती थी, और दूसरी तरफ उसकी माँ थी, जिसकी जान इस दान की वजह से जा सकती थी। नितिन के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी माँ की वो सारी बातें याद आने लगी। कैसे उन्होंने गिरकर भी राशन समेटा था, कैसे उसने उन्हें डांटा था, और कैसे आज वही माँ अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी पत्नी को बचाना चाहती थी। ठीक उसी पल होश में आई मेगा ने भी ये बात सुन ली। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह अपनी कमजोरी के बावजूद चिल्लाई, नहीं माँ जी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी।
मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए अगर इसकी कीमत माँ जी की जान है। लेकिन स्वित्री जी ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और दृढ़ता से कहा, डॉक्टर साहब, समय बर्बाद मत कीजिए। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, पर इन बच्चों की ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। चलिए। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल लाइट चल रही थी। जी रोशनी नितिन की आंखों में किसी जलते हुए अंगारे की तरह चुभ रही थी। अंदर दो जिंदगियां दांव पर थी। एक वो माँ जिसने उसे जीवन दिया था, और दूसरी वो पत्नी जिसे उसने अपनी माँ से ऊपर रखा था। नितिन गलियारों में पागलों की तरह टहल रहा था। हर बीता सेकंड उसे अपनी उन गलतियों की याद दिला रहा था जो उसने सवित्री जी के साथ की थी। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने अपनी माँ को पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया था, ताकि मेहमानों के सामने मेघा की नई सोफा सेटिंग खराब ना हो। उसे याद आ रही थी वो बुक जो उसने अपनी माँ को दी थी, और आज वही माँ अपनी देह का हिस्सा देकर उनके घर की खुशियाँ बचा रही थी। नितिन ने दीवार पर अपना सिर दे मारा और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मुझे सजा दे दो, पर मेरी माँ को बचा लो। मैं इतना नीच कैसे हो गया? तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकले। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, और मास्क हटाते हुए उनके भाव बहुत गंभीर थे। नितिन दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर साहब, माँ, मेरी माँ ठीक है ना? मेघा कैसी है? डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और नितिन के कंधों पर हाथ रखा। नितिन, तुम्हारी पत्नी का ट्रांसप्लांट सफल रहा। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर रुक गया। नितिन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? तुम्हारी माँ, जैसा कि हमें डर था, उनके शरीर ने ऑपरेशन का दबाव झेलने में बहुत संघर्ष किया है। उन्हें बहुत गहरा कार्डिक अरेस्ट पड़ा है। हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन वो अभी कोमा में चली गई है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। सच कहूँ तो अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें वापस ला सकता है। डॉक्टर की बातें नितिन के कानों में बस बम की तरह फटी। नितिन भागकर आईसीयू के शीशे के पास पहुंचा। अंदर उसकी माँ मशीनों के सहारे सांस ले रही थी। वह सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला, जिसका चेहरा हमेशा ममता से दमकता था, आज पीली पड़ चुकी थी। नितिन शीशे पर हाथ मारकर रोने लगा। माँ, उठो माँ। देखो, मैं आपका गुनहगार बेटा यहाँ खड़ा हूँ। मुझे डांटो, मुझे मारो, पर अपनी आंखें खोलो माँ। अगले दिन मेघा को होश आया। उसकी आंखों में सबसे पहला सवाल स्वित्री जी के लिए था। जब नितिन ने उसे सब बताया तो मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी कमजोरी भूलकर ड्रिप स्टैंड पकड़े हुए घसीटती हुई अपनी सास के पास पहुंची। उसने स्वित्री जी का ठंडा हाथ अपने गालों से लगाया और चीख उठी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको सिर्फ दुख दिया और आपने मुझे अपनी जान दे दी। उठिए माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी वैसी ही सेवा करूँगी जैसे एक बेटी करती है। मुझे एक मौका तो दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। तभी एक अजीब सी घटना हुई। स्वित्री जी के हाथ की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। मॉनिटर पर चलती हुई सीधी लकीरें अचानक तेज होने लगी। नर्स और डॉक्टर दौड़कर अंदर आए। नितिन और मेघा बाहर खड़े होकर सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर इस बार हैरानी थी। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। स्वित्री जी के दिमाग में हलचल हुई है। वह कुछ बुदबुदा रही है। नितिन और मेघा अंदर गए। स्वित्री जी ने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नज़र धुंधली थी, पर उन्होंने अपने सामने रोते हुए बेटे और बहू को पहचान लिया। स्वित्री जी ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, रो मत मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। क्या मेरी बहू अब सुरक्षित है? ये सुनकर मेघा स्वित्री जी के सीने में लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप कितनी महान हैं। हम आपके पैरों की धूल भी नहीं। हफ्ते बीत के स्वित्री जी और मेघा दोनों घर वापस आ गई। लेकिन अब अमन में नाज की फिजा बदल चुकी थी। अब स्वित्री जी उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर नहीं बैठती थी। नितिन और मेघा ने उनके लिए कमरे का सबसे आरामदायक कोना तैयार किया था। मेघा अब रसोई में जाने से पहले अपनी सास के पैर छूती थी और घर का सबसे पहला निवाला स्वित्री जी को खिलाती थी। लेकिन कुदरत का अंतिम इंसाफ अभी बाकी था। एक शाम नितिन के पास दफ्तर से एक कानूनी नोटिस आया। ये नोटिस उस प्रॉपर्टी से जुड़ा था जिसे नितिन ने अपनी माँ से धोखे से अपने नाम करवाया था। उस नोटिस में कुछ ऐसा लिखा था जिसने एक बार फिर पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। नोटिस में लिखा था कि वह घर जिस जमीन पर बना है वह असल में स्वित्री जी के पति ने किसी ट्रस्ट के नाम कर दी थी, और नितिन के पास उसके मालिकाना हक के वो कागज थे, वो अमान्य हैं। अचानक करोड़ों का मालिक नितिन एक पल में सड़क पर आ गया।
वकील का वह नोटिस नितिन के हाथ में किसी जलते हुए कोयले की तरह था। जिस घर में घमंड में उसने अपनी माँ को दरकिनार किया था, वही घर आज उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। नोटिस में साफ लिखा था कि उसके पिता ने वसीयत में एक शर्त रखी थी, अगर ये घर कभी भी माँ की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जहाँ माँ को यहाँ सम्मान नहीं मिला, तो ये संपत्ति तुरंत एक अनाथा लेके ट्रस्ट को चली जाएगी। नितिन पसीने पसीने हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके पिता ने बरसों पहले ही अपने बेटे की फितरत पहचान ली थी। वह भागता हुआ वकील के पास पहुंचा। सर, ये क्या मजाक है? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। ये घर मेरा है। वकील ने चश्मा ठीक करते हुए ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर नितिन, आपके पिता ने ट्रस्ट को ये अधिकार दिया था कि वह समय समय पर घर के माहौल की जांच करे। पड़ोसियों की गवाही और आपके घर के पिछले कुछ महीनों के हालात ट्रस्ट तक पहुंच चुके हैं। आपने अपनी माँ को घर की दहलीज पर गिरते हुए छोड़ दिया था। याद है, कानून की नज़र में आप इस घर के वारिस होने की योग्यता खो चुके हैं। नितिन हार कर घर लौटा। उसके चेहरे पर बर्बादी की लकीरें साफ दिख रही थी। मेघा ने जब ये सुना तो वह सब भी सुन रह गई। जिस ऐशोआराम के लिए उसने अपनी सास को सताया था, वह सब एक पल में खत्म होने वाला था। घर के बाहर ट्रस्ट की संपत्ति का बोर्ड लगाने के लिए लोग पहुंच चुके थे। तभी मेघा के मन में एक जहरीला विचार आया। उसने नितिन को कोने में जाकर फुसफुसाते हुए कहा, नितिन, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर माँ जी खुद लिख कर देते कि उन्हें जहाँ पूरा सम्मान मिल रहा है और वो खुश है, तो शायद हम ये घर बचा सकें। आखिर माँ तो बोली होती है, वो हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। नितिन ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना लालच चमका, लेकिन तभी उसकी नज़र पास के कमरे में बैठी अपनी माँ पर पड़ी, जो हाथ में माला लिए उसके और मेघा के सुख के लिए प्रार्थना कर रही थी। नितिन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने मेघा का हाथ झटक दिया और बोला, नहीं मेघा, अब और पाप नहीं। हमने अपनी माँ की ममता का सौदा पहले ही बहुत बार किया है। अब चाहे हमें सट पर सोना पड़े, पर मैं माँ से झूठ नहीं बुलवाऊंगा। अगले ही दिन ट्रस्ट के लोग सामान बाहर निकालने के लिए आ गए। मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे। वही लोग जिनके सामने मेघा और नितिन अपनी अमीरी की नुमाइश करते थे, आज उन पर हंस रहे थे। स्वित्री जी चुपचाप अपना एक छोटा सा थैला लेकर बाहर आने लगी। उनकी आंखों में दुख था, पर अपने बच्चों के लिए कोई कड़वाहट नहीं। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलने वाले थे, ट्रस्ट के मैनेजर ने स्वित्री जी को रोका। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? वसीयत के अनुसार ये घर आपके रहने के लिए हमेशा खुला रहेगा। बस नितिन और मेघा को जहाँ से जाना होगा। नितिन और मेघा ने सिर झुका लिया। वे अपनी अटेंचियाँ उठाकर सड़क की ओर बढ़ने लगे। उनके पास अपना घर था, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। स्वित्री जी ने अपने बच्चों को बेघर होते देखा तो उसकी ममता एक बार फिर जाग उठी। उन्होंने मैनेजर का हाथ पकड़ा और रोंदे हुए गले से कहा, बेटा, अगर माँ घर के अंदर रहे और उसके बच्चे सड़क पर तड़पे, तो वह घर मेरे लिए शमशान बन जाएगा। अगर ये यहाँ नहीं रहेंगे, तो मैं भी इस घर की दहलीज पार नहीं करूँगी। मैनेजर हैरान रह गया। माँ जी, इन्होंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, आप फिर भी इन्हें बचा रही हैं। स्वित्री जी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कुदरत ने इन्हें इनकी गलती का एहसास करा दिया है। वही सबसे बड़ी सज़ा है। अब मैं इन्हें सुधारना चाहती हूँ, सज़ा देना चाहती हूँ, सज़ा नहीं देनी। स्वित्री जी के बड़े दिल ने ट्रस्ट के लोगों को भी पिघला दिया। मैनेजर ने एक शर्त रखी, ठीक है माँ जी, जे रह सकते हैं, लेकिन अब इस घर के मालिकाना हक के सारे कागज़ आपके नाम होंगे। नितिन और मेघा जहाँ सिर्फ आपके मेहमान बनकर रहेंगे। अगर फिर कभी कोई शिकायत आई, तो इन्हें उसी पल बाहर निकाल दिया जाएगा। नितिन और मेघा फूट फूट कर स्वित्री जी के पैरों में गिर पड़े। आज उन्हें समझ आया कि पैसा आता जाता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद और चरित्र ही असली संपत्ति है। लेकिन कहानी में का आखिरी और चुकाने वाला मोड़ आना अभी बाकी है। उस रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, नितिन को अपनी माँ के कमरे से किसी अजनबी के बात करने की आवाज़ आई। जब उन्होंने खिड़की से झाँका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में स्वित्री जी के साथ वही वकील खड़ा था, जिसने नितिन को बेदखल किया था। वकील स्वित्री जी को एक लिफाफा दे रहा था और कह रहा था, माँ जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। नितिन और मेघा अब पूरी तरह बदल चुके हैं। आपकी ये योजना काम कर गई। नितिन का सिर चकराने लगा। क्या ये सब उसकी माँ का रचा हुआ कोई खेल था? नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही खिड़की के नीचे सन खड़ा रह गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। क्या वह वसीयत, वह ट्रस्ट का नोटिस
और घर से बेदखल होने का डर, सब उसकी माँ की रची हुई एक कहानी थी। कमरे के अंदर वकील साहब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सावित्री जी के हाथ में कुछ असली कागजात थमाए और कहा, सावित्री जी, आपके पति ने वसीयत में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि बच्चों को घर से निकाल दिया जाए। लेकिन जब आपने मुझसे आकर कहा कि उनका बेटा और बहू गलत रास्ते पर भटक गए हैं और उन्हें सुधारने के लिए एक झटके की ज़रूरत है, तब मुझे ये झूठा नोटिस और नाटक तैयार करना पड़ा। सावित्री जी की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने उन कागज़ों को सीने से लगाया और धीमी आवाज़ में कहा, वकील साहब, नीम की कड़वाहट बीमारी दूर करने के लिए होती है। मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, बस उनके अंदर सोई हुई इंसानियत को जगाना चाहती थी। आज जब नितिन ने अपनी पत्नी के लालच के आगे झुकने से मना कर दिया और मेरे लिए सड़क पर आने को तैयार हो गया, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा वापस मिल गया। नितिन अब और खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़ता हुआ कमरे के अंदर आया, अपनी माँ के गले लगकर फक 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 कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। आपने मुझे सुधारने के लिए इतना बड़ा स्वांग रचा और मैं आपकी ममता को ही नहीं समझ पाया। शोर सुनकर मेघा भी कमरे में आ गई। जब उसने वकील साहब और सावित्री जी की बातें सुनी तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी वह नफरत, वह घमंड और कड़वाहट एक पल में बह गई। वह सावित्री जी के पैरों में गिर गई, उनके आंसुओं से अपनी सांस के पैर भिगो दिए। माँ जी, मैंने आपको बहुत समझा, पर आप तो वह बरगद की छाव निकली जिसने खुद धूप सहकर हमें बचा लिया। अब ये घर, ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस आपकी वो पुरानी वाली ममता चाहिए। सावित्री जी ने दोनों को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने वकील की तरफ देखकर कहा, वकील साहब, अब इन कागजों की ज़रूरत नहीं। आज मेरे घर की असली वसीयत लिखी जा चुकी है, प्यार और सम्मान की वसीयत। 1 साल बीत गया। अमन निवास अब वाकई अपने नाम को सार्थक कर रहा था। घर के बगीचे में अब सावित्री जी धूप सेकती थी और मेघा उनके लिए हाथ से बनी हुई गर्म रोटियां लेकर आती थी। नितिन अब ऑफिस से घर आते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास बैठता और दिन भर की बातें साझी करता। वह राशन गिरने वाली दहलीज अब फूलों से सजाई गई। मोहल्ले के लोग जो कभी तमाशा देखते थे, आज इस परिवार की मिसाल देते थे। सावित्री जी ने सिखा दिया कि बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और निस्वार्थ प्रेम से जीता जा सकता है। कुदरत का सबसे बड़ा इंसाफ यही था कि जिस घर में कभी आंसू गिरते थे, आज वहाँ हंसी की गूंज थी। इंसानियत की जीत हुई और एक बिखरता हुआ परिवार हमेशा के लिए एक सूत्र में बंध गया था। सीख, समय का पहिया हर किसी को अपनी गलती का एहसास कराता है। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जो पत्थर जैसे दिल को भी मोम की तरह पिघला सकता है। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये कहानी अपने दोस्त